आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग से रिलेटेड आगे का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह गांधी युग 1917 से 1947 ईस्वी के बीच के जितने भी हुए हैं वो एक गांधी युग के नाम से जाने जाते हैं। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग गांधी युग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने 62 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल देखा था। आगे आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो देखा जाए जो 1919 से 1947 यानी 1919 का ये या 1917, क्योंकि इस समय जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं उसके बाद वो भारत की स्वतंत्रता में अपना अहम भूमिका निभाते हैं, और उसके बाद गांधी जी का अहम भूमिका रहता है। उनके द्वारा 2 से 3 बहुत बड़े बड़े जन आंदोलन किए जाते हैं, तो इसलिए ये गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखा जाए 63 क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद। यह जो वक्तव्य है जिन्होंने कहा था कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सो रहा है तो हमारा देश यानी भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्योंकि इस समारोह के मुख्य वक्ताओं में से एक थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। यही 14 अगस्त की रात 11 बजे से आज़ादी समारोह शुरू हो गया था। तो एक बात और, जब यह आज़ादी समारोह शुरू किया गया था तो उससे पहले आपको पता होगा कि गांधी जी को किनके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक पत्र लिखकर संबोधन किया गया था। उन्हें आमंत्रित किया गया था कि आप इस भारत की जश्न की आज़ादी में शामिल हुए, लेकिन गांधी जी ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। उन्होंने शामिल नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त क्या हो गया था, सांप्रदायिक दंगा भी चल रहा था। वह बंगाल के नोखाली जिले में गांधी जी थे, जो आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? यह जो युक्ति लिखा गया है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उक्ति है, इन्हीं के द्वारा यह लिखा गया, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 में, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? अब आप याद करिए, क्रिप्स मिशन कब आता है? यह क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी को आता है। जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है तब उस समय जो भारत के वायसराय हुआ लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1936 से 1943 ईस्वी में होता है। और क्रिप्स मिशन को भारत आने का कारण क्या रहता है? कारण यही रहता है कि भारत को ये क्या करना चाहता है, कुछ यानी अधिकार देना चाहता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की नहीं बात की जाती है, आंशिक स्वराज की बात रहती है, जिसका भारत क्या करता है, विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 में, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक बार चुने जाते हैं। वह कब चुने जाते हैं? वह चुने जाते हैं बेलगांव 1924 ईस्वी में। वही बेलगांव जो कर्नाटक में अवस्थित है, इसी बेलगांव में वो चुने जाते हैं। और आपको पता होगा जब यह अधिवेशन शुरू हो रहा था तो यहाँ पर कन्नड़ भाषा में गीतों का आयोजन हुआ था। उसमें से एक गंगूबाई थी, जो आपको पता होगा यह गंगूबाई उस समय छोटे थे और जो बाद में एक बड़े भारतीय नृत्य के रूप में वह उभर कर देश के सामने आई। तो वही इसका उद्घाटन करती है, वह गीत को गाती है। उसके बाद आपको यह पता होगा यह वही बेलगांव है जहाँ पर उन्हें 1892 ईस्वी में कौन, स्वामी विवेकानंद 9 दिन तक रहे थे, तथा यह वही बेलगांव है जहां पर होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में इधर कर्नाटक क्षेत्र में किनके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और उधर मद्रास क्षेत्र में किनके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया जाता था। जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती, वह अपना मुख्य केंद्र बेलगांव ही बनाते कर्नाटक का। तो ध्यान में रखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह किनके द्वारा दिया गया था? यह जो दिया गया था 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में जब बम फेंका गया था, तो वहाँ पर चिल्लाते हुए यह इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 में, निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था?
तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी तो स्वयं थे ही थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू भी थे भारत छोड़ो आंदोलन में, सरदार पटेल थे, बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन कब 1942 ईस्वी में क्या किया जाता, स्टार्ट किया जाता। यही क्रिप्स मिशन जब भारत आता है, और यही क्रिप्स मिशन जो क्या करता, आंशिक स्वराज यानी आंशिक पूर्ण स्वराज की बात करती है, जिसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं होती है, सिर्फ एक प्रकार से भारतीयों को खुश करने का इसमें क्या क्या था, प्रस्ताव क्या था। इसी के बाद महात्मा गांधी अंग्रेज यानी ब्रिटिश के मंसूबे से परिचित होकर उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्ट करते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई बी आर अम्बेडकर नहीं शामिल होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 में, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आप बात करिए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत का आज़ाद कब होता है, 1947 ईस्वी को। अब आपको पता होगा 1947 यानी 1940 से 1945 तक तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहते हैं, क्योंकि उस समय कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होते, तो वही बने हुए रह जाते हैं। उसके बाद 46-47 के बाद जेपी कृपलानी होते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे कि भारत का जब आज़ादी होता है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी होते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 70 में, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। जब भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन होता है उसका सीमांकन सर रेडक्लिफ के द्वारा 1947 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 71 में, 71 में है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, कब किए थे, इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब किए थे, साबरमती आश्रम में किए थे, या जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब किए थे। तो आपको बता दें कि जो हिंद स्वराज है यह महात्मा गांधी के द्वारा कब किया गया था, यह किया गया था जब महात्मा गांधी क्या कर रहे होते हैं, यानी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की तरफ वह जब आ रहे होते हैं तब हिंद स्वराज की स्थापना करते हैं। बोला जाता है कि 1909 ईस्वी में जब वह लंदन से केप टाउन यानी साउथ अफ्रीका जाते वक्त जहाज में 21 दिनों में यह हिंद स्वराज लिखी थी, और इसमें लिखने के दरमियान में इन्होंने जहाज में इस्तेमाल हो चुके पन्ने के पिछले पृष्ठों का इस्तेमाल किया था। और जब यह ब्रिटिश वहाँ साउथ अफ्रीका पहुँचते हैं तब वह अपना जो इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक पत्रिका होते हैं उसमें यह इसका प्रथम यानी 11 अध्याय को प्रकाशित करते हैं, बाकी शेष अध्याय को अगले 18 में वह प्रकाशित करते हैं। तो ध्यान रखेंगे हिंद स्वराज की रचना किनके द्वारा, जब वह जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं तो वह 21 दिनों में लिखते हैं। और जब यह लिखते हैं तो शुरुआती में इनके जो गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी इस पत्रिका का स्टार्टिंग में विरोध करते हैं, यह ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 72 में, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो आ जाइए, इंडियन लिबरल फेडरेशन यह जो स्थापना कब हुई थी, आप याद करिए, जब क्या होता है 1917 ईस्वी का, यानी जब माउंटबेटन प्रस्ताव को लाया जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 में आता है, लेकिन इस योजना को लाने से पहले इसका प्रस्ताव 1917 ईस्वी में लाया जाता है। और जब यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लाया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका स्वागत करते हैं, जबकि कांग्रेस इसका विरोध करता है। वही विरोध करने के दरमियान में यह जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नरम दल होते हैं वह कांग्रेस से अलग होकर 1918 ईस्वी में क्या करते हैं, एक अलग नेशनल लिबरल फेडरेशन भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं 1918 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और यही इसी पर जब यह अलग होता है तो इसी समय बोला जाता है कि जो कांग्रेस का द्वितीय विभाजन के रूप में भी जाना जाता है, यही 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 में, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। अभी आपकी चर्चा की कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित इंडियन ओपिनियन था, इसी इंडियन ओपिनियन में उन्होंने प्रथम बार जो हिंद स्वराज लिखे थे उसका प्रथम प्रकाशन इसी इंडियन ओपिनियन में वो साउथ अफ्रीका में करते, फिर द्वितीय प्रकाशन कुछ दिनों बाद वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो जो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर, तो आपको पता होगा यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह किसके साथ हुआ था, वह हुआ था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन नंबर है इरविन। यह समझौता कब होता है, यह समझौता होता है कब,
यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो ध्यान में रखेंगे, यही 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन के बीच समझौता होता है, जिसमें क्या होता है, गांधी जी कुछ इरविन के सामने शर्त रखते हैं कि जितने भी जो आंदोलनकारी हैं, जो भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में, उनको छोड़ दिया जाए तथा जो सरकारी संपत्ति है उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, उनको वापस कर दिया जाए जो भी आंदोलनकारी के हैं। साथ में शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दिया जाए, नमक पर से कानून हटाया जाए, नमक कर। तो ये सभी वो शर्त रखते हैं जो इरविन मान जाता है, तो वही गांधी इरविन के बीच समझौता होता है। लेकिन यह समझौता करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो प्रथम क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें क्या होने पर निर्णायक निष्कर्ष ना पहुंचने के कारण अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ जाता है कि जब तक कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेगा, कोई इसका क्या होगा, निर्णायक संघर्ष, निर्णायक डिसीजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो उसी के लिए गांधी जी के साथ वो समझौता करता और गांधी जी वो मानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, उसके बाद वो भाग भी लेते हैं। तो वही करा सविनय अवज्ञा 1930 के प्रकाश में गांधी जी ने किसके साथ समझौता किया था, तो वही लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 में, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे। तो आपको पता होगा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ, अगर दलित कास्ट की बात की जाए तो उसका जो नेतृत्व करता कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो बी.आर. अम्बेडकर तो जरूर दलित वर्ग के थे, लेकिन भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, इनके द्वारा यह पुस्तक भी हरिजन निकाला गया था, पत्रिका का भी संपादन किया गया था, वह भी ध्यान में रखेंगे। यह कब किया गया था, हरिजन किया गया था 1932 ईस्वी में, प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में, 76 में, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो आपको पता होगा, आप याद करिए 21 अक्टूबर 1943 का, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में एक सरकार, यानी कहने का मतलब भारत की लड़ाई के लिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक अस्थायी सरकार की स्थापना की जाती है, वह सिंगापुर में की जाती है। यह सिंगापुर में कब की जाती है, याद करिए, जब क्या होता है, हरिपुरा और ये त्रिपुरी का जब अधिवेशन होता है, तब हरिपुरा में तो सुभाष चंद्र बोस उसका अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, लेकिन त्रिपुरा में भी कौन चुने जाते हैं, त्रिपुरी जो एमपी में पड़ता है 1939 ईस्वी में, वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि महात्मा गांधी जी के जो समर्थक पट्टाभी सीतारामैया होते हैं, वह उसको अपना वहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर जो आ जाता है, वोटिंग आ जाता है किनके पास, सुभाष चंद्र बोस के पास। लेकिन बाद में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का मान रखते हुए वह उस पद को त्याग देते हैं, और उसके बाद वहाँ पर त्रिपुरी में जो एमपी में है, वहाँ पर कौन बनते हैं, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस के त्यागने के बाद ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो उसी के बाद वो क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं और एक अलग क्या करते हैं, पार्टी का स्थापना करते हैं, वही आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना करते हैं, जो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। तो ध्यान में रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में देखा जाए, 77 में देखा जाए क्या है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार करिए। पहला मेरठ संयंत्र संघ, दूसरा गांधी इरविन समझौता, मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। अब याद करिए कि मेरठ संयंत्र केस क्या था। तो मेरठ संयंत्र केस क्या था, यह मेरठ संयंत्र केस था कि जब 1925 ईस्वी में क्या होता है, यानी 1925 ईस्वी में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद ब्रिटिश सरकार ने पार्टी के जो मुख्य नेता रहते हैं उसको कुचलने के ख्याल से कम्युनिस्ट पर मुकदमा चलाया, और क्या करता है, और बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए। और 1929 में करा कि 1925 ईस्वी में क्या करता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। फिर इस ब्रिटिश पार्टी के नेता को कुचलने के लिए क्या करती है सरकार, एक बहुत बड़ा कदम उठाती है और बड़ी संख्या में गिरफ्तारी कर 1929 ईस्वी में 32 सबसे बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पकड़कर मेरठ लाया। उसके बाद वहाँ पर एक विशेष जेल का बने आती है, जिसमें जबरन उनको क्या कर दिया जाता है, नज़र बंद कर दिया जाता है। यही मुकदमा मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें खासकर कहा जाता है कि जो ब्रिटिश यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, उसके सबसे बड़े जो नेताओं थे उसको कुचलने के लिए मेरठ षड्यंत्र केस
बनाया जाता था। क्या वह कब किया जाता है? 1925 ईस्वी में यह पार्टी का स्थापना किया जाता है और 1929 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है? इसको पकड़कर एक विशेष जेल की स्थापना मेरठ में किया जाता है, जो मेरठ संयंत्र केस के नाम से आता है। गांधी इरविन समझौता यह 5 मार्च 1931 में होता। मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत यह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को होता है। और आपको पता होगा यह सांप्रदायिक पंचायत क्यों लिया जाता है? क्योंकि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी भाग लेने जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर क्या देखते हैं कि भारत की आज़ादी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की जाती, वहाँ पर सिर्फ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात होती है। क्योंकि उसमें जो शामिल होते हैं मुस्लिम लीग होते हैं, फिर जो बड़े बड़े रियासत होते हैं, राजाओं होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। और वह अब पूरे देश की नहीं, वह अपने व्यक्तित्व हित की बात करते हैं, जिसमें गांधी जी क्या करते हैं, वह छोड़कर चले आते हैं और उसके बाद फिर वह पुनः आकर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट करते हैं। उसी के बाद क्या करता है, मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं, वह 16 अगस्त 1932 ईस्वी को लाया जाता है, जिसमें 11 संप्रदायों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे, तो सबसे पहले मेरठ संयंत्र होगा, फिर गांधी इरविन होगा, फिर गांधी इरविन समझौता होता है, उसके बाद गांधी जी कहाँ जाते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। फिर सांप्रदायिक पंचायत क्यों लाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक से रिलेटेड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उसी पे बात की जाती है, क्योंकि लोग उसी का समर्थन देते हैं। तो इसी को फायदा उठाते हुए अंग्रेज कि ताकि क्या कर सके, लोगों के बीच में मतभेद पैदा कर सके, इसलिए सांप्रदायिक पंचायत को लेकर जाता है, जिसमें 11 संप्रदायों की बात की जाती है पृथक निर्वाचन की। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो आप बताइए कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस लिए हुई थी? तो आप याद करिए, जो साइमन कमीशन की नियुक्ति होता मेन रूप से जब 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लाया था, उसी के मतलब कहने का मतलब उसी के संज्ञान के लिए उसको क्या कहता है, साइमन कमीशन को नियुक्त किया जाता है। तो मेन रूप से क्या होता है कि जो साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम होते हैं पारित होता है, उसी के 10 वर्ष के पश्चात उत्तरदायी सरकार के प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के प्रावधान के लिए इसका गठन किया जाता है। इसका गठन जो होता है साइमन कमीशन का, मेन रूप से 1931 में नियुक्त करना था, लेकिन सरकार इसको 1927 ईस्वी में नियुक्त कर देती है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं यही सर जॉन साइमन होते हैं। इसमें बोला जाता है कि जो भी साइमन कमीशन था, इसमें टोटल जो सदस्य 7 सदस्य को नियुक्त किया गया था, सभी सदस्य कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। यानी जो सभी राजनीतिक दल ब्रिटिशर्स थे, जो कंजर्वेटिव से था, लिबरल से था और लेबर पार्टी से था। तो इसी को साइमन कमीशन को लेकर जो लाला लाजपत राय विरोध करते हैं, जिन पर लाठियों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रहार किया जाता है, और इस प्रहार के दौरान उनकी मृत्यु भी हो जाती है, यही साइमन कमीशन। तो ध्यान में रखेंगे 1919 के सुधार के प्रगति की समीक्षा के लिए यह साइमन कमीशन का क्या किया जाता है, लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन इन ट्रांजिशन, वेकअप इंडिया, ट्रांसफॉर्मर ऑफ पावर इन इंडिया। इस तरह रचयिता के नाम है, पीवी मेनन है, एम एन राय है, एनी बेसेंट है, सुभाष चंद्र बोस। देखिए द इंडियन स्ट्रगल, तो द इंडियन स्ट्रगल कौन लिखे थे, यह लिखे थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडिया इन ट्रांजिशन यह एम एन राय के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र राय था। मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ऐसे था, लेकिन बाद में इनको मानवेंद्र नाथ नायक के रूप में जाना गया। वेकअप इंडिया, तो वेकअप इंडिया हो गया एनी बेसेंट के द्वारा। फिर ट्रांसफॉर ऑफ पावर इन इंडिया, यह पीवी मेनन के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 1942 के समय। तो 1942 वही होता है क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ ही महीनों के बाद आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष कौन स्टार्ट होता है? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा। यही अंतिम होता है और इसके बाद भारत आज़ाद भी होता है। तो उस समय जो होते हैं वह क्लेमेंट एटली होते हैं भारत के आज़ादी के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और जब आज़ादी के समय होते हैं उस समय कौन होते हैं? चर्चिल होते हैं। यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 81 में, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद करिए 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? देखिए क्या होता है कि 1947 में तो मेरठ में जेपी कृपलानी होते हैं स्वतंत्रता के बाद। उसके बाद जैसे ही
स्वतंत्र होता है भारत, तो उसके बाद जो दिल्ली का अधिवेशन होता है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उधर क्या होते हैं, भारत के आज़ादी के बाद वह बाद में फिर क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। लेकिन उस समय वो संविधान सभा के उधर क्या होने के बाद, उसके सदस्य होने के कारण वह क्या होते हैं, दिल्ली के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष तो जरूर बनते हैं, लेकिन उसके बाद वह उसको छोड़ देते हैं। कोई या तो वह संविधान सभा के सदस्य के जो उधर पद थे उधर संभालते, या फिर ये अधिवेशन संभालते। तो इसका हो जाएगा, जब 1947 के राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता पूछे तो उसका सही जवाब हो जाएगा, कौन होगा, वह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सिर्फ पूछता कि भारत की आज़ादी के समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी कृपलानी हो जाता, लेकिन करा कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, यह करते हैं राजेंद्र प्रसाद, जो इस समय उनको खाद्य मंत्री का दायित्व दिया हुआ था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 82 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो आप याद करिए 1938, आप याद करिए 1938 और 1939, यह चर्चित था क्योंकि 1938 में कहाँ हुआ था, वह हुआ था हरिपुरा में, और 1939 में हुआ था त्रिपुरी में। और हरिपुरा कहाँ पड़ता है, यह हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। और इसी गुजरात में कौन होते हैं, सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। और जो 1939 का होता है वह त्रिपुरी में होता है। जो त्रिपुरी होता है इसमें भी सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी इसमें क्या करते हैं, जेपी कृपलानी पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो गांधी जी का मान रखते हुए सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी से त्याग पत्र दे देते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको पता होगा आज़ाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना करा। हालांकि वो तो इसके बाद की घटना है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है 1938 का अधिवेशन, तो यह हरिपुरा में होता है। और हरिपुरा कहाँ है, यह गुजरात में है। चुने कौन जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक इसके अगले साल भी होता, उसमें सुभाष चंद्र बोस ही चुने जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी पटाभी सीतारामैया को बनाना चाहते हैं। तो इस गरिमा को ध्यान में रखते हुए वह सुभाष चंद्र बोस उसको त्याग पत्र दे देते हैं। कौन, 1939 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। अब देखिए बटलर कमेटी आ गया है, ये बटलर कमेटी था क्या, तो आप याद करिए बटलर कमेटी क्या होता है। यह मुख्य रूप से 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का जो उद्देश्य रहता है वह जो होता है केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार को निश्चित करना होता है। इसमें क्या किया था, भारतीय राज्य समिति के द्वारा 16 दिसंबर 1927 को हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में, जो हाईकोर्ट होते हैं बटलर की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, बटलर समिति का गठन किया जाता है। और यह जो समिति है भारत सरकार एवं उद्देश्य रियासतों के बीच संबंधों की जांच एवं स्पष्टीकरण तथा सुधार के लिए किया जाता है। जो क्या करता, 16 राज्यों का दौरा करता है, 1929 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को सौंपता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें होता है, यानी कहने का मतलब परम सत्ता कहिए या तो केंद्र कहिए या फिर राज्यों के बीच जो संबंध का जो केवल समझौता मात्र नहीं बल्कि जीवित एवं वृद्धिशील संबंध होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, भारतीय सरकार एवं उद्देश्य राज्यों के संबंधों के बीच सुधारने के लिए यह बटलर कमेटी का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत सरकार यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उसी को सुधार के लिए इस कमेटी का गठन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, बटलर कमेटी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में यह क्या करते हैं, गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा भी दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यही कांग्रेस की समिति के वर्धा की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसमें वो कांग्रेस के कौन सा समिति, भारत छोड़ो आंदोलन किस में, जो वर्धा में होता है, उसी में एक प्रस्ताव को पास किया जाता है। और अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ ही महीनों के बाद, यानी क्रिप्स मिशन लौटता है उसके कुछ महीनों के बाद आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू होता है। और वर्धा में यह कब हुआ था, यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह प्रस्ताव को पास किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था। यही करो या मरो का मंत्र महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यही भारत छोड़ो प्रस्ताव के पास हो जाने पर अपने भाषण में गांधी जी ने संक्षिप्त मंत्र दिया था, करो या मरो। यानी कहने का मतलब हुआ कि आज़ादी के लिए हमें मर मिटना है या फिर हमें आज़ाद होना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1931 ईस्वी में? तो आप ध्यान करिए, 1931 के जो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता होता है, यह कब होता है, इसके कौन किया जाता है? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता यह किया जाता है किनके द्वारा? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। हाँ, अगर जवाहरलाल नेहरू की बात आती थी या उनके द्वारा 1929 यह लाहौर अधिवेशन इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या क्या था? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, इसी में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। और इसी पूर्ण स्वराज में जो है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किया जाता है? पूरे भारत में वर्ष में एक संकल्प लिया जाता है, शपथ लिया जाता है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की। इसलिए इस 26 जनवरी को ऐतिहासिक दिन को चुना जाता है, क्योंकि जब 1929 ईस्वी का लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन में क्या क्या होता है? संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता 26 जनवरी 1930 ईस्वी को यहाँ पर शपथ लिया जाता है। और इसी रावी नदी के तट पर क्या क्या जाता है? झंडोत्तोलन भी किया जाता है। तो हालांकि वो तो वो तो लाहौर अधिवेशन से, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या था, क्योंकि इस अधिवेशन में पहली बार क्या क्या था? इसी अधिवेशन में जो कौन है? वल्लभ भाई पटेल है, जो मौलिक अधिकार को प्रस्ताव करते हैं, यह भी ध्यान में रखेंगे। कौन? कराची अधिवेशन में। इसी में उन्होंने कहते हैं गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, तो ध्यान में रखेंगे। और जबकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन जिसकी जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात भी किया गया था और परिभाषित किया गया था। और इसी नदी में, और इसी अधिवेशन किस में? 1929 में रावी नदी के तट पर झंडा को फहराया गया था। और यही जो कौन हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, इसी में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। यानी जो वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का होता है वो दिसंबर के आसपास में होता है, तो 1929 में ख़त्म होता है। और अगले जनवरी में वो क्या करता है? रावी नदी के तट 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता के रूप में मनाया भी जाता है, पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1887 में देखेंगे, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? अब आइए देखते हैं कि जो साइमन कमीशन है उसका बहिष्कार का कारण क्या था। देखिए क्या होता है, जो साइमन कमीशन होता है वह आपको पता होगा किसके लिए भेजा जाता है? वह साइमन कमीशन भेजा जाता है 1929 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए। यह साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। हालांकि साइमन कमीशन का जो गठन 1931 में किया जाना था, लेकिन सरकार के द्वारा 1927 ईस्वी में कर दिया जाता है। और इसके जो सभी सदस्य थे वह ब्रिटिश थे, जिसमें लिबरेटिव था, कंजर्वेटिव था, लिबरल था, लिबरेटिव, सभी जो पार्टी 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे। और इसीलिए इसका विरोध भी होता है कि इस कमीशन में सभी अंग्रेजों को नियुक्त किया गया था। इसका विरोध आपको पता होगा, इसके विरोध में लाला लाजपत राय की जान भी जाती है, जिनके ऊपर लाठियों के द्वारा प्रहार किया जाता है, इस प्रहार में उनकी जान भी चली जाती है। तो इसका जो मुख्य बहिष्कार का कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 में। 88 का रहा, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था। तो भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, मॉर्ले मिंटो 1900, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1900, साइमन कमीशन। तो आपको पता होगा भारत में जो द्वैत शासन यही 1919 ईस्वी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैत शासन हटाकर केंद्रों में लाया गया था, इसके अगले 1935 में। जबकि द्वैत शासन का स्टार्ट 1919 में। द्वैत शासन क्या था? एक आरक्षित था और एक हस्तांतरित था। आरक्षित में क्या किया गया था? वह सभी महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया था, जिसमें हो जाए वित्त सहयोग, कानून सहयोग, जो अंग्रेज अपने पास रखते थे। और जो हस्तांतरित था, यानी जिस हस्तांतरित विषय जैसे स्वास्थ्य हो गया, ये सभी जो विषय होते थे वो भारतीयों को दिया गया था। और जो आरक्षित विषय था वो सरकार के प्रति क्या था? उत्तरदायी भी नहीं था, जबकि हस्तांतरित जो विषय था वो सरकार के प्रति उत्तरदायी, यानी उसको जवाब भी देना होता था। तो यही था द्वैत शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 ईस्वी के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है? अब देखिए सूची 1 में है अगस्त घोषणा, उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प। अब आप ध्यान करिए, अगस्त घोषणा क्या था? अगस्त घोषणा कब किया गया था? यह 20 अगस्त 1917 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का घोषणा किया गया था। जो क्या किया गया था? यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा लाया गया था, जो अगस्त घोषणा के नाम से ही 20 अगस्त 1917 ईस्वी को इसका घोषणा किया गया था। किसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को। तो यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा जो क्या किया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से 1919 ईस्वी में आता है। यही 1919 ईस्वी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लाने से पहले वह घोषणा किया जाता है। कब?
20 अगस्त 1917 ईस्वी को, जो अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी घोषणा के बाद क्या होता है, ये आप उस चीज़ को ध्यान रखिए, जब यह अगस्त घोषणा यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1917 ईस्वी में जब घोषणा किया जाता है, तब क्या होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा जब रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, तो घोषणा तो हो जाता है 20 अगस्त 1917 को, फिर रिपोर्ट प्रकाशित होता है अगला 1918 ईस्वी में। यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर इसका क्या करते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वागत करते हैं और वह कांग्रेस दल से अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध करता है। और यही अलग होकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या करते हैं उस समय, किसका, राष्ट्रीय उदारवादी नेशनल लिबरल लीग की स्थापना करते हैं 1918 ईस्वी में, जिसको बोला जाता है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन भी। तो ध्यान में रखेंगे, यही था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जो प्रकाशित होता है 1918 ईस्वी में। लेकिन इसको घोषणा कब किया जाता है, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। तो ये हो गया मॉन्टेग्यू। फिर अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव याद करिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है तब 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। इसमें क्या होता है, अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स होते हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध में झुकता हुआ नजर आता है, और इस परिस्थिति में वह क्या चाहता है, भारतीयों का सहयोग। और इसी जब वह द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, झुकता हुआ प्रतीत होता है, तब वह भारतीयों के सहयोग के लिए एक अगस्त प्रस्ताव लाता है। और इस अगस्त प्रस्ताव में वह बात करता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा, हम भारत को आज़ाद करा देंगे, भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो इस मंसूबे से तो पहले ही लोग परिचित थे, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस समय भी अंग्रेजों के द्वारा यही बात बोला गया था कि आप हमें सपोर्ट करिए, आप हमें सैनिक और धन इकट्ठा करके दीजिए, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे, पूर्ण स्वराज दिला देंगे। तो इसके लिए गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक, आपको पता होगा कि गांव गांव घूमकर ब्रिटिशों के लिए सैनिक और धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होता है, एक छोटा सा क्या कहता है, टॉफी के रूप में क्या लाया जाता है, मॉर्ले मिंटो 1919 ईस्वी का सुधार लाया जाता है, जो सिर्फ एक संतुष्टि था। इससे भारतीय जो आंदोलनकारी और आंदोलनकर्ता थे वह परिचित थे कि फिर इस समय क्या करेगा, अभी बोल रहा है, जब बारी आएगा तो क्या करेगा, यह मुकर जाएगा। तो यह अगस्त प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, द्वितीय विश्व युद्ध में सपोर्ट के लिए, कि भारतीय हमें सपोर्ट करें, और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होगा भारत को आज़ाद कर देंगे। तो अगस्त प्रस्ताव ये था लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में, जो लॉर्ड लिथगो का शासनकाल 1936 से 1940 होता है। अगस्त संकल्प क्या था, अब अगस्त संकल्प यह था जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी के जो वर्धा में क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है। यह वर्धा का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसी में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित किया जाता है। तो यह अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब होता है, यह जिन्ना के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये होता है 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त या अक्टूबर था, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें वो क्या करता है, एक अलग मुस्लिम लीग, उसमें क्या होता है, लॉर्ड बेवेल क्या करता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संविधान बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो कांग्रेस तो मान जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग क्या करता है, वह अलग संविधान की, अलग देश की मांग करता है। वही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त या अप्रैल था 1946 ईस्वी को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 में, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो आपको याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं जब वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों बैरिस्टरी की पढ़ाई साथ में लंदन में करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब वल्लभ भाई पटेल पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वह पूरे इंग्लैंड जो यूनिवर्सिटी थे, जिसमें भारतीय और इंग्लैंड के छात्रों को मिलाकर वह प्रथम स्थान हासिल किए थे, यही वो वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दोनों तो जरूर पढ़ाई किए, लेकिन वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू दोनों का जो उद्देश्य तो एक ही था कि भारत को आज़ाद दिलाना है, लेकिन जो काम करने का तरीका था दोनों का आसमान ज़मीन का फ़र्क था। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं ग्रामीण गांव को भी एक क्या करते थे, वह उनके नज़र में बहुत उच्च था, जबकि सरदार ये जवाहरलाल नेहरू था जो गाँवों से दूर, वो गाँव को उतना प्राथमिकता नहीं देते हैं, वो शहरी क्षेत्र से वो काफ़ी प्रतिनिधित्व को देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वही पटेल होते हैं जो क्या करते हैं, बाद में आपको पता होगा कि जो सभी रियासतें होते हैं उसको एक करने में भी इनकी अहम भूमिका रहती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो क्या होता है, ये बारदोली सत्याग्रह मुख्य भूमिका किस में होता, बारदोली सत्याग्रह में होता है। क्योंकि इसी बारदोली सत्याग्रह ये होता क्या है, यानी कहने का मतलब जब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, बारदोली में ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यही
क्या होता है, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कर टैक्स है उसमें 30% की बढ़ोतरी कर दिया जाता है। और इसको लेके यहाँ के किसान जो है क्या करते हैं, विद्रोह कर रहे होते हैं, वल्लभ भाई पटेल सहयोग करते हैं और यही बारदोली में वो टैक्स को 30% से घटाकर शायद 5% तक कम करते हैं, 5% तक रहने देते हैं। इसी में उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है। और दांडी मार्च है, दांडी मार्च से तो आपको तो रिलेटेड ही होगा। ये दांडी मार्च कब स्टार्ट किया गया था, ये वही दांडी मार्च है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम जो सत्याग्रह है वह दांडी मार्च से ही स्टार्ट होता है, 6 अप्रैल से 12 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 91 में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो यह जो निष्ठुर बर्बादी कौन बताए थे, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बताया गया था। क्योंकि 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, जो आंदोलन के त्यागने के बाद इसमें मतलब कहने का मतलब ये तो ऊपर था। 1928 ईस्वी में जो क्या होता है, किसान आंदोलन होता है। किसमें, देखिए यहाँ आपको एक जो इसमें चर्चा किए थे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल में, जो 1928 ईस्वी को किसान आंदोलन होता है जिसमें 30% से घटाकर उसको क्या कर दिया जाता है, बढ़ोतरी कर दिया जाता है, जिसमें वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करते हैं और उस किसानों का जो कर होता है उसको कम भी करते हैं। इसमें था 91 में है, 91 में था विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी समझते, वो कौन समझते, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ध्यान में रखेंगे वही रविन्द्रनाथ टैगोर, आप याद करिए जब क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, तो यही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को राखी दिवस, मैत्री दिवस के रूप में दोनों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं, ही रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर। तो वही अगला है क्वेश्चन कि किसने असहयोग आंदोलन को विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। अब देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख कौन बनाए थे, यह बनाए थे महात्मा गांधी के द्वारा। क्योंकि यही महात्मा गांधी के द्वारा इसी भारत छोड़ो प्रस्ताव जो कब हुआ था, जो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन कब हुआ था, यह वर्धा हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया जाता था। इसी आंदोलन जब भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था, गांधी जी अपने संबोधन में एक संक्षिप्त मंत्र देते हैं, करो या मरो। तो ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा। 93 में है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में, तो साबरमती आश्रम कौन है, अहमदाबाद नगर में है। यही साबरमती आश्रम से वो क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का दांडी मार्च का यात्रा स्टार्ट करते हैं 78 सहयोगियों के साथ। लगभग कितना किलोमीटर, 380 से 85 किलोमीटर होता है, 241 मील। स्टार्टिंग में 78 रहते हैं लेकिन अंत में जाते जाते कई लोगों का सहयोग, सरोजनी नायडू से लेकर जवाहरलाल नेहरू सभी का सहयोग इसमें मिलता है। और बोला जाता है यही जो दांडी मार्च था इसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं का बढ़ चढ़कर समर्थन भी मिलता है। तो ध्यान में रखेंगे साबरमती आश्रम कहाँ है, यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 94 त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। देखिए त्रिपुरी संकट क्यों है, हम लोग अभी चर्चा किए थे कुछ समय पहले कि त्रिपुरी से पहले हरिपुरा 1938 ईस्वी का समय होता है, जिसमें क्या होता है, हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने जाते हैं। ठीक इसके एक साल बाद 1939 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में होता है वह त्रिपुरी में होता है। त्रिपुरी कहाँ है, वह एमपी में है। तो इसी एमपी के त्रिपुरी में जब अगला कांग्रेस का अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उसमें पुनः फिर से सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया जाता है। लेकिन इस सुभाष चंद्र बोस को चुने जाने से क्या था कि जवाहरलाल नेहरू चाह रहे थे कि उनके नेतृत्व का पटाभी सीतारमैया बने इसका अध्यक्ष, लेकिन चुन लिए जाते हैं कौन, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें क्या होता, थोड़ा विरोध देखने को मिलता है। तब क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस महात्मा जी के गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस पद को त्याग दे देते हैं और इसी त्याग पत्र के बाद कौन बन जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। तो ध्यान में रखेंगे 94 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा नहीं मार दीजिएगा पटाभी सीतारमैया। हाँ, गांधी जी जरूर सहयोग कर रहे थे, वह चाह रहे थे कि उस त्रिपुरी के कांग्रेस में पटाभी सीतारमैया बने। यही तो मतभेद था कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में। तो फिर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो पद को त्याग देते हैं, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 में,
किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? यह सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया वह उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया, तो उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बात क्या होता, आपको पता होगा, इनके बातों को ध्यान नहीं दिया जाता, अनसुना कर दिया जाता, और आज भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। वह त्रिपुरी कहाँ, अभी ये बात की थी, वह त्रिपुरी एमपी के जबलपुर में है। और अगर इससे पहले की बात की जाए 1938 में पूछ दिया जाता हरिपुरा कहाँ है, तो वह हो जाएगा हरिपुरा गुजरात में। अब क्यों ऐसा, क्योंकि 1938 और 1939 काफ़ी एक दूसरे से कनेक्टेड है, प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, जो गुजरात में है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस चुना गए थे। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो तो बाद में गांधी जी के मान को, गरिमा को ध्यान में रखते हुए वो त्याग पत्र दे देते हैं, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, तो बात अलग है। लेकिन ये दोनों याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी। हरिपुरा है गुजरात में, त्रिपुरी है एमपी में। तो यहाँ पर पूछ रहा है 1939 ईस्वी वाला त्रिपुरा में हुआ था, तो जबलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1997 में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो आपको याद करिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं? तो वह जो समय था 1915 ईस्वी ही, 9 जनवरी 1915, जिसमें 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए 1998 में क्या है, 98 में गांधी जी की मृत्यु पर किसने हमारे जीवन से प्रकाश चला गया कहा था? यह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। तो ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हमारे जीवन से क्या हो गया, प्रकाश चला गया है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भी दें, क्या यह 98 में हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, क्या यह वाकई में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया है? इसका जवाब आप हमें भी अपना सजेशन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 99 में, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? अब देखिए फिनिक्स फॉर्म, यह फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब किया जाता है? याद करिए, जब महात्मा गांधी कहाँ होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं। और यही साउथ अफ्रीका में जब होते हैं, उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब करते हैं? 1904 ईस्वी के साउथ अफ्रीका के डरबन में करते हैं। कारण क्या होता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करने का, थोड़ा समझिए। जब आपको पता होगा, जब महात्मा गांधी क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो वहाँ पर काले गोरे का फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे ही वो प्रिक्टोरिया से यात्रा कर रहे होते हैं ट्रेन से, तो वहाँ पर भी उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया हुआ था, तो वहाँ पर उनका विरोध कर उन्होंने क्या करता है, ट्रेन से ढकेल कर बाहर निकल जाता है और थर्ड श्रेणी में जाने को कहा जाता है। तो इस चीज़ से वो परिचित थे, क्योंकि वो जाने टाइम में भी काले गोरे का भेद देख चुके थे। तो इसी के काले गोरे के भेद जो चरम पर था, इससे पीड़ित तथा फंसे हुए व्यक्तियों को राहत देने के लिए इस बस्ती का महत्वपूर्ण भूमिका थी, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा कब? 1904 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के डरबन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 के बाद 100 देखेंगे। 100 में करा इनकलाब का नारा किसने दिया था? इसके पहले प्रश्न क्या था, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा कब दिया था? वह दिया था भगत सिंह के द्वारा नारा बोला जाता। कब? जब वह असेंबली में बम फेंकते हैं। कौन असेंबली में? दिल्ली के असेंबली में, जिसमें वो कहते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए इस प्रकार का आवाज़ करना जरूरी है। जो 8 अगस्त 1929 ईस्वी में दिल्ली असेंबली में बम फेंकते हैं, जिसके लिए बाद में इनको सज़ा उम्र कैद का होती है। लेकिन फिर जब ये भगत सिंह एक और कांड करते हैं, सॉन्डर्स की हत्या लाहौर में, तो उसके लिए उनको फांसी का सज़ा होता है। वो बात अलग है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें करा इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। अब देखिए मोहम्मद इकबाल कौन थे, थोड़ा इस चीज़ को समझिए। ये जो मोहम्मद इकबाल थे, यह जो इकबाल थे, कहने का मतलब यह किस क्षेत्र के थे? यह मतलब पंजाब प्रांत के थे, पंजाब प्रांत साइड से थे। तो यही जो मोहम्मद इकबाल थे, इनको पाकिस्तान का जनक भी बन गया था, क्योंकि पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने के अपील करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ये चाहते थे कि जो कौन है, जैसे पंजाब हो गया, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर हो गया, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बनाने का अपील करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। कौन? मोहम्मद इकबाल। तो इनकलाब का जो नारा है, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। और इनसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भी इन्हीं के द्वारा गाया गया था। जब इकबाल ने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले तराना ए हिंद लिखा था,
जिसके प्रारंभिक बोल यही था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह से था। इसलिए सामूहिक देशभक्ति और विभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे। तो इकबाल इनकलाब का नारा किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। और अगर इकबाल की बात की जाए तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि जो सर्वप्रथम है जो 1930 ईस्वी में यही मोहम्मद इकबाल दुराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र किए थे। हाँ, पाकिस्तान का नहीं, लेकिन दुराष्ट्र सिद्धांत का जिक्र 1930 ईस्वी में पहली बार यही कौन करते हैं? इकबाल के द्वारा ही किया जाता है। जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान उत्तर पश्चिम फ्रंटियर को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने की बात किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, 1901 में कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा है, जो तराना हिंद लिखे थे जब आज़ादी से पहले, जो उनके द्वारा लिखा गया, तो उसमें उनका जो प्रारंभिक बोल यही था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, कुछ इस तरह से थे। उसी समय वो सामूहिक देशभक्ति गीत और अविभाजित हिंदुस्तान के लोगों को एक रहने की नसीहत देते थे, और वे इस गीत को कुछ अंश में सभी धर्मों के लोगों को हिंदी है हम वतन का कहकर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के प्रेरणा देते थे। तो यह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा पंजाब, क्योंकि मोहम्मद जो इकबाल थे उस समय जो मुख्य रूप से वह रहने वाले पंजाब प्रांत से ही वह क्या कर रहे थे, बिलोंग्स कर रहे थे। तो इसका हो जाएगा, वह कहाँ से संबंधित है? सारे जहाँ से अच्छा वह पंजाब प्रांत से है। तो ऐसा नहीं मार दीजिएगा कश्मीर या उत्तर प्रदेश, इसका हो जाएगा पंजाब प्रांत। अगला प्रश्न है 102 में, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाता है? यह 1939 ईस्वी में। देखिए क्या होता है, अंग्रेज ने 1937 में भारतीयों को अपनी सरकार देने की सहमति दे देती है, सरकार बनाने की सहमति दे देती है। उसके बाद क्या होता है कि 1937 में आम चुनाव होता है, और इस आम चुनाव में मुस्लिमों को भी पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिया जाता है। लेकिन मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने के बावजूद भी मुस्लिम लीग प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं पाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इस लीग के जो नेता होते हैं वह अंदर ही अंदर तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ अभियान चलाया करते हैं, और इस अभियान जो चला रहे होते हैं अंग्रेज भी इस लीग को अंदर से हवा देते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं। उधर क्या होता है, कांग्रेस सरकार ने विश्व युद्ध के बाद देश को स्वतंत्र करने की मांग रखी थी, और इसको क्या करता है, सरकार अनसुना कर देता है। तो उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग, ये जो कांग्रेस होती है वह क्या कर देती है, 3 नवंबर 1939 ईस्वी को 11 प्रांतों की जो कांग्रेसी सरकार होती है वह त्यागपत्र दे देती है, और इस 11 प्रांतों में 6 प्रांत में कांग्रेस की स्पष्ट सरकार होती है, और बाकी 5 में मिली जुली होती है। तो उसी के बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को देश भर में मुक्ति दिवस मनाता है। अब मुक्ति दिवस मनाने का पीछे यही होगा कि जो कांग्रेस की सरकार थी उससे हम मुक्त हो गए, तो इसीलिए वो मुक्ति दिवस के रूप में कांग्रेस ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। और इस मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान के बाद कई शहर में दंगे भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा मुक्ति दिवस, जो कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 103 में 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। तो देखिए 1937 के जो चुनाव होता है, 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में क्या होता है, आम चुनाव होता है, और इस आम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलती है। बोला जाता है कि जो टोटल जो सीट होता है 585 असेंबली सीटों में 711 सीटों पर विजय होती है, जिसमें 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिलती है, यानी 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत, जिसमें कौन कौन होता है, पंजाब, मद्रास होता है, बिहार होता है, उड़ीसा होता है, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत होता है। देखिए मध्य प्रांत में कौन कौन आते थे, मध्य प्रदेश और बरार आता था, संयुक्त प्रांत में आगरा व अवध आते थे। तो 5 प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिलता है, लेकिन मुंबई में भी लगभग संपूर्ण बहुमत मिलता है। मुंबई में बोला जाता है 175 सीट में से 86 सीट मिलता है, तो कहीं एक तरह से स्पष्ट बहुमत है। तो कह रहा है कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत, तो जो बहुमत प्राप्त प्रांत हुआ 6 होगा, लेकिन अगर रहता प्रश्न पूछता कि पूर्ण बहुमत तो वो 5 होता। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त 6 है। तो आशा करते हैं मुक्ति दिवस भी समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। इसलिए मनाया गया क्योंकि मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन देने के बावजूद भी 1937 के चुनाव में एक भी सीट पर विजय प्राप्त नहीं करती है। उधर कांग्रेस क्या करती है,
कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर वह क्या करती है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती है, और नहीं मिलता उसके बाद में वो क्या करती है, त्यागपत्र दे देती है। और उसी वो 3 नवंबर 1939 को 11 प्रांतों को अंग्रेजी सरकार के त्यागपत्र देने के बाद फिर इधर मुस्लिम लीग जो मुस्लिम दिवस मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मनाता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के पृथक में पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग देखिए, ऑप्शन में इकबाल भी है और मोहम्मद अली चौधरी रहमत अली भी है। तो आप याद करिए कि मोहम्मद इकबाल जो थे वह जरूर बात किए थे द्विराष्ट्र सिद्धांत की। द्विराष्ट्र सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था कि कौन कौन, मोहम्मद इकबाल के द्वारा बलूचिस्तान, पंजाब, अफगान को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की थी। लेकिन अगर पाकिस्तान शब्द की बात आ जाए तो वह जो मांग है वह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। ये वो चौधरी रहमत अली जो 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज में विश्वविद्यालय में पढ़े होते हैं, जो पंजाब, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान शब्द के सृजन की बात किए थे। तो ध्यान में रखें, इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चौधरी रहमत अली हो जाएगा। लेकिन अगर हो जाएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत की सबसे पहले, जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब व अफगान को मिलाकर एक नया राष्ट्र बनाने की बात की है, तो वह पहले इकबाल किए थे 1930 ईस्वी में। लेकिन उसके बाद चौधरी रहमत अली जो पाकिस्तान शब्द की मांग है, उन्होंने इसमें किस किस क्षेत्र को रखा, सिंध को रखा, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान को, वो चौधरी रहमत अली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 105 में कह रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो आप याद करिए 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता है। यही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया जाता है, तथा 31 दिसंबर 1929 को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच क्या होता है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा भी फहराया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, यह जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और आपको प्रश्न माइंड में कभी कभी यह भी प्रश्न उठता होगा कि आखिर 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस क्यों चुना गया? उसका कनेक्शन यही है 1929 के लाहौर अधिवेशन में, क्योंकि इसी लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया था, लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की जिसमें बात की गई थी, उसके बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और यही 26 जनवरी ऐतिहासिक दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 में, 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप याद करिए, जो अंतिम सरकार 1946 की बनती है, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा रहता? खाद्य व कृषि विभाग। और अच्छा विभाग किसके पास रहता? बालदेव सिंह के पास। और यही एक प्रश्न यहाँ से ही पूछता है कि जब भारत के आज़ादी के समय दिल्ली का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसका जो अध्यक्ष कौन होते हैं? वह राजेंद्र प्रसाद ही होते हैं। लेकिन मेरठ का जेपी कृपलानी का। ये दो टाइप से प्रश्न पूछता है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय मेरठ के दिल्ली के कौन थे? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इधर संविधान सभा के कुछ पद को भी संभाल रहे थे, तो इसी कारण वो फिर छोड़ देते हैं। तो याद करिए, यहाँ पर हो जाएगा कौन? खाद्य एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 में देखेंगे, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आप याद करिए 1939 में कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस क्यों छोड़ते हैं? छोड़ने का कारण रहता है, यह अधिवेशन 1939 ईस्वी का त्रिपुरा में होता है, जो एमपी में होता है। तो यह त्रिपुरी में जो होता है, इसमें क्या होता है, महात्मा गांधी पटाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो क्या होता है, बाद में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का मान रखते हुए वह उस पद से इस्तीफा दे देते हैं, और उसके बाद कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं और अलग आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करते हैं 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108 में, 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में गठित अंतिम जो कैबिनेट है उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हो जाएगा कि अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता इनके द्वारा ही किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्योंकि 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली में क्या होता है, 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है कौन? ये कैबिनेट मिशन आता है। और 16 मई को अपना वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिसमें जो होते हैं लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109 में, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे का आयोजित किया था? ये
जो चटगांव शस्त्रागार था इसमें सूर्यसेन थे। कहा जाता था कि जब यह जो शस्त्रागार का लूट हुआ था इसमें सभी खाकी ड्रेस पहने हुए, हाफ पैंट पहन के, मतलब जो सैनिक वहाँ पर तैनात किए गए थे उसी की ड्रेस में पहनकर वहाँ पर क्या किया गया था, इस चटगांव जगह को लूटा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इसी को लेकर हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, इसकी जांच के लिए। तो आपको पता होगा इस जांच में क्या किया गया था। जो हंटर आयोग है उसमें जनरल डायर को है, यानी इसको जो है मतलब दोषी ठहरा करार नहीं दिया था। जो इस निर्मम हत्या के लिए यह जो क्या था, इसको जो सज़ा मिलना चाहिए वह नहीं मिला। तो जलियांवाला, ध्यान रखें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब होता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है। इसी के लिए यह जो है हंटर आयोग की स्थापना की जाती है। और बाद में क्या होता है हंटर आयोग, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो 10 अक्टूबर 1919 ईस्वी को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, जो इसके अध्यक्षता होते हैं कौन होते हैं, लॉर्ड हंटर ही होते हैं, एक आयोग की स्थापना की जाती है जिसमें 5 अंग्रेजी सदस्य और 3 भारतीय होते हैं। और जो 3 भारतीय होते हैं वो अंग्रेज की तरफ ही मिले होते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया जाता है, जो क्या क्या था इसमें जनरल डायर को दोषी करार देता है। लेकिन फिर भी यह जो कमेटी होता है कांग्रेस का जो बनाया हुआ उसको अंग्रेज अनसुना कर देता है। तो यह ध्यान में रखिएगा, हंटर आयोग की स्थापना जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, यह 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हजारों लोगों को जनरल डायर के कहने पर गोलियों से क्या किया गया था, बौछार कर दिया गया था। और इसी जनरल डायर जो रहता है इसके हत्या करने उधम सिंह कहाँ जाता है, वह ब्रिटेन जाता है। लेकिन जनरल डायर को 1927 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है कोई बीमारी के कारण। तो जनरल ओ डायर को 1940 ईस्वी में वह गोलियों के द्वारा भून दिया जाता है, 6 गोली। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 में, भारत के विभाजन का बाल्कन उपज था। तो बाल्कन उपज क्या था, देखिए बाल्कन उपज क्या है, थोड़ा चीज़ों को समझिए। डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का था, मोहम्मद अली जिन्ना का था, या फिर माउंटबेटन के मस्तिष्क का था, पेवेन वेमन का था, किसका था बाल्कन? तो देखिए बाल्कन उपज मेन रूप से क्या होता है, माउंटबेटन के मस्तिष्क का होता है। क्या होता है चीज़ों को समझिए कि जैसे माउंटबेटन योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लिया, तो भारत एवं पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट में विभाजित हो गया। तो इस योजना में जहां मुस्लिम लीग के बहुप्रतीक्षित पाकिस्तान के निर्माण की मांग पूरा हो गया, वहीं इस योजना में कांग्रेस की मांग का भी पूरा ध्यान रखा गया कि वह कहता है पाकिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र छोटा से छोटा हो। इस योजना को बनाने वाले कमेटी में जनरल हेस्टिंग्स, इस्मा और एबेल और खुद माउंटबेटन थे। यह योजना को पहले बाल्कन योजना या इस्मा योजना के नाम से 15 से 16 अप्रैल को पेश किया गया था। इस योजना में मुख्य प्रस्ताव यह था कि जो तमाम प्रांत है एक भारतीय संघ या भारत या पाकिस्तान के 2 राज्यों के बजाय, यानी जो भारत और पाकिस्तान के दो राज्य बनेंगे उसके बजाय में क्या होगा, पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनेंगे। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इस योजना के अनुसार जो है, जैसे कहने का मतलब कौन कौन हो गया, जो है भारत पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट के विभाजन कर, इस योजना में मुस्लिम लीग को क्या कर दिया गया, यानी इस योजना में जो है जैसे जो भारत पाकिस्तान को स्वतंत्र बनने के बजाय पहले जो है जैसे मद्रास, बम्बे, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर आदि संयुक्त प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया जाएगा। यानी जो पहले डोमिनियन स्टेट बनने से पहले, यानी जो क्या था, यानी कहने का मतलब है जो भारत पाकिस्तान के 2 राज्य के बजाय पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनेंगे, जिसमें कौन कौन स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य बनेंगे, मद्रास, बम्बे, बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर आदि स्वतंत्र घोषित किए जाएंगे। बाद में ये राज्य तय करेंगे कि किस तरफ सालमित होंगे। तो पहले इस योजना को लेकर माउंटबेटन ने भारतीय राजधानी से कोई विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं और वो अनौपचारिक रूप से भारतीय नेताओं का जिक्र किए हुए वो फिर कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं। फिर जब वहाँ से आते हैं तो बाद में माउंटबेटन जब शिमला गए तो जवाहरलाल नेहरू को इस योजना के पेश की था। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद इस योजना को, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको बाल्कनीकरण का आमंत्रित करते हुए कहा। नतीजन माउंटबेटन ने इंग्लैंड को सूचित किया और इस योजना को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो इसी को बाल्कन उपज जो कहा जाता है, ये लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का उपज था। तो ये आप इसको संक्षिप्त रूप में या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि
जो दो डोमिनियन स्टेट भारत पाकिस्तान बनाने के बजाय कुछ प्रांतों को पहले स्वतंत्र घोषित करना था, जिसमें मद्रास था, बंगाल था, पंजाब था, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर था। उसके बाद में वो निर्णय करें किस तरफ जाएंगे, वही था बाल्कन अनुपात जो माउंटबेटन का ऑफर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112 में, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित पर लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्योंकि देखिए ध्यान क्या कर रहा है कि कौन सा ऐसा नेता था जर्मनी ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित का लाभ उठाने। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था बाहर किसके बीच, ब्रिटेन और जर्मनी के बीच, तो जर्मनी के सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में चले जाते हैं, जर्मनी से मिल जाते हैं। और आपको पता होगा कि जर्मनी के सहयोग से वो भारत के पूर्वी क्षेत्रों को जीतते हैं। उसी जीतने के बाद वो रंगून के रेडियो स्टेशन से वो घोषणा करते हैं और महात्मा गांधी से आशीर्वाद भी मांगते हैं उस जीत के लिए। और 6 जुलाई होता है शायद, उसमें वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित भी करते। तो सबसे यही सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा इसका, उसी स्थिति का फायदा उठाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में देखेंगे, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार साम्राज्य का ताबूत का एक कील साबित होगा? यही होगा। कौन कहे थे? लाला लाजपत राय। जब क्या होता है, साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन का जब ये विरोध करते हैं तब इस विरोध करने के दरमियान में इन पर लाठियों से वार किया जाता है। और इस लाठियों के बारे में क्या हो जाता है, लाठियों का जो इन पर वार किया था इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी में वह क्या कहते हैं कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला एक एक प्रहार क्या होगा, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक ताबूत का काम करेगा। और वैसा होता भी है। उसके ठीक 20 वर्ष बाद क्या होता है, जो अंग्रेज का नामो निशान मिट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 में। 114 में करा निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में एक ब्रिटिश जनसंहार की घटना घटी? देखिए जलियांवाला बाग ब्रिटिश कांड का घटने का क्या घटना रहता है, यह रॉलेट एक्ट होता है। इस रॉलेट एक्ट के तहत सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 अक्टूबर को। वही 13 अक्टूबर को इस डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के नेतृत्व में क्या होता है, जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से क्या करने के लिए, सभा करने के लिए। और उसी में क्या होता है, जनरल डायर के कहने पर गोलियों से बरसात किया जाता है, उसमें हजारों हजार की मृत्यु कर दिया जाता है। तो यही रॉलेट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 15 में, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ने पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक पीबी मेनन के द्वारा लिखा गया था। यानी कहने का मतलब यह क्या था, यह जो पुस्तक था भारतीय प्रशासनिक का अंतिम जो 3 वायसराय संविधान सलाहकार एवं राजनीतिक सुधार के अभियुक्त भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो देखिए पूना समझौता क्यों होता, आप याद करिए, इसका जो कनेक्शन है वहाँ से जुड़ा हुआ है। जब गांधी इरविन समझौता होता है उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उस गोलमेज सम्मेलन का वो विरोध करते हैं और वहाँ पर कुछ निर्णायक मत भी निकल नहीं पाता, क्योंकि उसमें अंग्रेज उस चीज़ पर फोकस करता है जो क्या कर सके, लोगों में फूट पैदा कर सके। वहाँ पर मेन रूप से जो महत्व दिया जाता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का, जिसमें वो शामिल कौन रहते हैं, मुस्लिम लीग होते हैं, इधर से भारतीय रजवाड़े होते हैं। तो गांधी जी उसका विरोध करते हुए वहाँ से चले आते हैं और फिर यहाँ पर सविनय अवांगे आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो उसी के बाद क्या कहता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद किसके द्वारा, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा क्या कहता है, कम्युनल अवार्ड। उसके बाद ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड लाया जाता है, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत की बात की जाती है, जिसमें 11 संप्रदायों के पृथक निर्वाचन की बात की जाती है। और इसी में से एक दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की बात कहते हैं कि दलित को 2 वोट दिया जाएगा, एक दलित अपने दल को चुनेगा, दूसरा साधारण दल को, जिसका गांधी जी विरोध करते हैं। और यही विरोध जो करते हैं तो और जो विरोध में होता है, जो क्या होता है, जो दलित वर्ग के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की बात की जाती है, उसमें बी आर अम्बेडकर उसका सहयोग करते हैं कि सही बात है, लेकिन गांधी इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं इस प्रकार से दलितों को और क्या कर दिया जाएगा, उसको मतलब नीचा कर दिया जाएगा, जिससे वह उसके समाज में क्या रहेगा, उसको और नीच तरफ से देखा जाएगा। तो उसका विरोध करते हैं गांधी जी और वह एरबदा जेल में उस समय बंद होते हैं।
तो उसका वह उनका कहना था कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से दलितों क्या हो जाएगा, हमारे समाज से वो अलग हो जाएगा और उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए उसके समाज में जो एकजुटता है और सभी को समान भाव से देखने के लिए वह इसका विरोध करते हैं। और उसमें क्या होता है, पृथक निर्वाचन की बात को ख़त्म कर दिया जाता है और 47 जो 77 सीट था उसको बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, 147 से 148 सीट किया था, पृथक निर्वाचन की बात खत्म कर दी जाती है। तो यही होता है किसके बीच, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। पूना के अरबदा जेल में होता है, जिसमें गांधी जी 20 सितंबर को से अनशन पर बैठ जाते हैं और 24 सितंबर को यह संधि होता है, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जो पूना समझौता के रूप में जाना जाता है। इसमें दलित वर्ग को लेकर होता है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 117 में देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो आप याद करिए, फ्री इंडियन लीजन नामक कौन नेता बनाते हैं, यह बनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 में, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे। तो ए एन कृष्णा, ब्रज किशोर प्रसाद, जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जेपी कृपलानी थे, जो क्या थे, अनुयायियों में से एक पेशे से शिक्षक थे, जेपी कृपलानी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या उन्हें गांधी युग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल देख लिया। बाकी जो शेष प्रश्न बच गए उसे हम लोग अगले अध्याय में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।